नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये एक कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी का वो राज है जिसे जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में किसी दूसरी दुनिया की शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हैं। क्या हो अगर आप अकेले हों और कोई आपको बुलाए, मगर जब आप पलट कर देखें तो वहां कोई न हो। क्या हो अगर किसी अनदेखी शक्ति से आपका ऐसा नाता जुड़ जाए जिसे तोड़ना आपकी मौत का कारण बन सकता है। अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है, एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट जिसे हॉरर और तंत्र मंत्र जैसी चीजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। मेरा रूम नंबर 306 था और मेरे साथ 2 और लड़के रहते थे, राहुल और समीर। हम तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन पढ़ाई में कोई खास मन नहीं लगता था। कॉलेज के बाद हम अक्सर किसी नए एडवेंचर की तलाश में घूमते रहते थे। एक दिन हमारी क्लास में एक नया प्रोफेसर आया। उनका नाम था प्रो श्रीनाथ। वे बहुत गंभीर स्वभाव के थे और उनकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। पहली ही क्लास में उन्होंने कहा, विद्या केवल किताबों में नहीं होती, कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। उनकी ये बात सुनकर मैं और मेरे दोस्त हंस पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। क्लास खत्म होते ही उन्होंने मुझसे कहा, विवेक, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उनके साथ स्टाफ रूम तक चला गया। वहां उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव किया है? मैंने सिर हिलाया, नहीं सर, ऐसी चीजों में मेरा विश्वास नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय आने पर खुद जान जाओगे। उनकी बातें अजीब थीं, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि यही इंसान मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जहां से वापस आना नामुमकिन था। उस रात जब मैं हॉस्टल में पहुंचा तो मुझे हल्की बेचैनी महसूस हुई। कमरे में घुसते ही ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। मैंने इसे मेरा वहम समझकर अनदेखा कर दिया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाया हो, विवेक। मैंने झटके से आंखें खोली। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। मेरे दोस्त गहरी नींद में थे। दिल जोरों से धड़क रहा था। शायद सपना था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की और फिर सो गया। अगले दिन कॉलेज के बाद प्रो श्रीनाथ ने मुझे फिर बुलाया। इस बार उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। क्या तुम्हें रात को कोई आवाज सुनाई दी? मेरा दिल जोर से धड़का। आपको कैसे पता? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह तो बस शुरुआत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बता सकता हूं जो आम इंसान की पहुंच से बाहर है, लेकिन एक बार इस रास्ते पर कदम रख दिया तो पीछे हटना मुश्किल होगा। मुझे लगा कि वे बस मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। मैंने हंसकर पूछा, कैसा रहस्य? उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अप्सरा साधना। मेरा दिल धड़क उठा। मैं बचपन से ही तंत्र मंत्र की कहानियां सुनता आया था, लेकिन उन्हें सिर्फ काल्पनिक मानता था। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या यह सच में होती है? प्रो श्रीनाथ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, लेकिन याद रखना, यह खेल नहीं है। अगर साधना पूरी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और अगर अधूरी रह गई तो तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं हां कहूं या ना, लेकिन एक अजीब से रोमांच ने मुझे अंदर तक जकड़ लिया था। मैंने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। श्रीनाथ ने मेरी आंखों में झांका, मानो मेरी आत्मा को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। कल रात 12 बजे मेरे घर आ जाना। मैंने सिर हिलाया और वहां से चला आया, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैं सच में सही कर रहा था? पर अब पीछे हटना मुश्किल था।
रात को 12 बजते ही मैं प्रो श्रीनाथ के घर पहुंचा। उनका घर कॉलेज से कुछ दूर एक पुरानी कोठी में था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरा धूप और लोबान की खुशबू से भरा था। चारों तरफ तांत्रिक प्रतीक बने थे। बैठो, उन्होंने इशारा किया। मैं उनके सामने बैठ गया। उन्होंने एक काले कपड़े में लिपटी किताब निकाली। यह अप्सरा साधना की किताब है। इसमें हर विधि लिखी है, लेकिन इसे करने के लिए तुम्हें 7 रातों तक विशेष अनुष्ठान करना होगा। मैंने किताब खोली। उसमें संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे थे। तुम्हें एकांत में बैठकर इन मंत्रों का जाप करना होगा और किसी भी हाल में मंत्र अधूरा मत छोड़ना, वरना इसके भयानक परिणाम होंगे। मैंने हामी भर दी। पहली रात मैं अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा। समीर और राहुल किसी प्रोजेक्ट के बहाने बाहर गए थे, इसलिए मुझे सही मौका मिल गया। मैंने किताब खोली और दिए गए मंत्र का जाप शुरू किया। एयूएम ह्रीन एंड कमलवासिन्य स्वाहा। जैसे जैसे मंत्रों का जाप करता गया, कमरे का माहौल बदलने लगा। ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। मुझे लगा कोई मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन मैंने आंखें बंद रखीं और जाप जारी रखा। अचानक लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, विवेक। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन मैंने मंत्र पूरा किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, सब कुछ सामान्य हो गया। पर उस रात मेरी नींद नहीं लगी। हर बार आंखें बंद करता तो कोई सफेद छाया दिखती। अगली सुबह प्रो श्रीनाथ से मिला। पहली रात पूरी कर ली, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास था। मैंने घबराते हुए कहा, अभी सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी रात से चीजें और डरावनी होंगी। दूसरी रात मैं पहले से ज्यादा सतर्क था। हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठकर मैंने दीपक जलाया और किताब में दी गई विधि दोहराने लगा। जैसे ही मंत्र बोलना शुरू किया, एयूएम ह्रीन एंड कमलवासिन्य स्वाहा, कमरे का माहौल फिर से बदलने लगा। अचानक दीवार पर परछाइयां बननी शुरू हो गईं, जो एक जगह स्थिर नहीं थी। खिड़कियों के शीशे हल्के हल्के कंपन कर रहे थे। मुझे अपनी रीढ़ में एक ठंडा एहसास हुआ, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। पर मैंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि प्रो श्रीनाथ ने मना किया था। मैं बस जाप करता रहा। कुछ ही देर में हवा और तेज हो गई। अब मुझे कानों में किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देने लगी। विवेक। ये वही आवाज थी जो पिछली रात सुनाई दी थी, लेकिन इस बार आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। मैंने पूरी कोशिश की कि ध्यान न भटके और मंत्र पूरा करूं। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, सब कुछ शांत हो गया। पर इस बार कुछ अलग था। हवा में एक भीनी भीनी खुशबू फैली थी, हल्का गुलाब और केसर का मिश्रण। यह गंध किसी इंसान की नहीं थी। अगले दिन कॉलेज में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मैं जब भी शीशे में देखता, ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। क्लास में बैठे बैठे अचानक महसूस होता कि कोई मेरी गर्दन के पास फुसफुसा रहा है, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर सबसे डरावना था जब मैं लाइब्रेरी में था। किताबों के बीच से मुझे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। मैंने देखा, वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैं पलटा, एक पल के लिए मुझे सफेद साड़ी पहने एक परछाई दिखी। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर अगले ही पल वह गायब हो गई। अब मुझे समझ में आ रहा था कि साधना का असर शुरू हो गया था। पर यह तो सिर्फ दूसरी रात थी। आगे क्या होगा? तीसरी रात मैं पहले से ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन अब पीछे हटना भी संभव नहीं था। मैं कमरे में अकेला बैठा, दीपक जलाया और मंत्र जाप शुरू कर दिया। एयूएम ह्रीं कमलवासिन्य स्वाहा। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज कमरे में फैलने लगी, मुझे महसूस हुआ कि इस बार माहौल पिछली रातों से भी भारी था। हवा में वही मीठी खुशबू तैरने लगी, लेकिन इस बार वह तेज थी, जैसे कोई मेरे बहुत करीब हो। कमरे की बत्तियां हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं। अचानक मुझे अपने दाएं कान के पास गर्म सांसों का एहसास हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मुझे बुलाया है, विवेक? एक स्त्री की धीमी मगर सम्मोहित कर देने वाली आवाज आई। मैंने आंखें कसकर बंद रखीं और मंत्र दोहराता रहा, लेकिन तभी किसी ने मेरी गर्दन को हल्के से छू लिया। ठंडे नर्म हाथों का एहसास हुआ।
अब डर मेरे वश से बाहर हो रहा था। मैं कांपने लगा। दीवार पर मेरी परछाई के पास एक और परछाई दिखने लगी, एक लंबी घूंघट में छिपी आकृति। मैं मंत्रों की गति तेज करने लगा, लेकिन तभी अचानक मेरी मोमबत्ती बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरी सांसें अटक गईं। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। तभी मुझे अपनी आंखों पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे चेहरे को नजदीक से देख रहा हो। तुम मुझे देखना चाहते हो विवेक? वही मधुर लेकिन डरावनी आवाज गूंजी। अब मैं ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं सकता था। मैंने झटके से आंखें खोल दी और मेरे सामने जो था उसने मेरे दिल की धड़कन रोक दी। मेरे ठीक सामने एक स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी में, घुटनों तक लंबे घने बाल, दूध जैसी चमकती त्वचा और बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। वह नजदीक आई और मैंने देखा कि उसकी आंखों में कोई आत्मा नहीं थी, बस एक खालीपन। अब तुम मेरे हो, उसने मुस्कुराकर कहा। कमरा घूमने लगा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ धुंधला पड़ गया। जब मैंने होश संभाला तो सुबह हो चुकी थी। मैं जमीन पर पड़ा था और मेरे चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन अब मैं इस खेल का हिस्सा बन चुका था। उस सुबह जब मेरी आंखें खुलीं तो शरीर बेजान सा लग रहा था। सिर भारी था और गले के पास जलन हो रही थी, जैसे किसी ने वहां स्पर्श किया हो। मैं घबराकर शीशे के सामने गया। जैसे ही अपनी गर्दन देखी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां हल्के हल्के सिंदूर के निशान थे, मानो किसी ने मुझे प्यार से छुआ हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या कोई भ्रम। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैं चौंक कर भागा और दरवाजा खोला। सामने प्रो श्रीनाथ खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। तुमने उसे देख लिया है ना? उन्होंने सीधे पूछा। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। अब तुम साधना के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुके हो विवेक। वह अब तुम्हें हर जगह महसूस होगी। उन्होंने मेरी गर्दन के निशानों को देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो साधना पूरी करो और उसे पूरी तरह बुलाओ, या फिर इसे बीच में छोड़कर भयानक नतीजे झेलो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, पर अब पीछे हटने का मतलब था मौत। इसलिए मैंने तय किया कि इसे अंत तक लेकर जाऊंगा। उस रात जब मैं साधना करने बैठा तो मन ही मन डर के साथ एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस कर रहा था। मैंने आंखें बंद कर मंत्रों का जाप शुरू किया, एयुएम ह्रीं ऐं कमल वासिन्याय स्वाहा। लेकिन इस बार मंत्रों का असर तुरंत दिखने लगा। कमरे में धुंध छा गई, हवा में हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी और फिर मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन इस बार वह सिर्फ परछाई नहीं थी। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। तुमने मुझे बुलाया विवेक, अब मैं तुम्हारी हूं। मैंने आंखें खोल दी। वह मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका घूंघट पीछे था। मैं उसकी आंखों में डूबने लगा। उन आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक सम्मोहन। अब हमें एक होना है। उसके शब्दों ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा और उसी पल मेरा शरीर तेजी से हल्का होने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं अपने शरीर से बाहर निकल रहा हूं। मेरा शरीर कांपने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं खुद को हिलाने में असमर्थ था। उस स्त्री की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे चेहरे को छू रही थीं और मेरा शरीर सुन्न होता जा रहा था। अब हम एक होंगे विवेक, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी जैसे कोई मीठा झर। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और प्रो श्रीनाथ कमरे में घुस आए। उनके हाथ में एक तांत्रिक यंत्र था जिस पर मंत्र खुदे हुए थे। उन्होंने जोर से श्लोक पढ़ने शुरू किए। ऊ नमः भगवती महाकाली दुर्गति नाशिनी स्वाहा। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, अप्सरा की आंखों में गुस्सा चमका। उसने मुझे पकड़कर पीछे खींच लिया, जैसे किसी ने उसकी प्रिय चीज छीनने की कोशिश की हो। विवेक सिर्फ मेरा है, वह जोर से चिल्लाई और पूरा कमरा हिलने लगा। मुझे पहली बार समझ में आया कि मैं एक गहरी जाल में फंस चुका था। प्रो
श्रीनाथ ने मुझे खींचते हुए कहा, अगर तुमने अभी साधना तोड़ी तो ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हें इसे पूरा करना होगा। मैं घबराया हुआ था। पर कैसे? मैं चीखा, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, लेकिन अपने वश में रखना होगा। अगर तुमने इसे पूरी तरह समर्पण कर दिया तो ये तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगी। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अप्सरा अब पूरी शक्ति से विरोध कर रही थी। कमरा हिल रहा था, खिड़कियां टूट रही थीं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुमने मुझे बुलाया था विवेक, अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। उसका स्वर करुणा से भर गया। एक पल के लिए मुझे उस पर दया आने लगी। क्या वह सिर्फ एक प्यासे आत्मा थी जो प्रेम चाहती थी, या यह सिर्फ उसका जाल था? अब मुझे आखिरी फैसला लेना था। क्या मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करूं या हमेशा के लिए इस बंधन से मुक्त हो जाऊं? अप्सरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा एक अजीब सा आग्रह था, जैसे वह मुझसे कुछ चाहती थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। प्रो। श्रीनाथ जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन अब उनका असर कम होने लगा था। हवा भारी हो गई थी और मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैंने अभी फैसला नहीं लिया तो मैं हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में आ जाऊंगा। विवेक, उसने फिर मुझे पुकारा। उसका स्वर अब पहले से अलग था, न दुखी न क्रोधित, बल्कि एकदम शांत। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे बुलाया था, मैं तुम्हारी हूं, लेकिन क्या तुम मेरे हो? उसकी आंखों में देखते ही मेरा शरीर एक अजीब से नशे में डूबने लगा। मेरा मन कह रहा था कि बस सब कुछ छोड़कर इसके साथ चला जाऊं, लेकिन तभी प्रो श्रीनाथ ने मुझे झकझोर दिया। होश में आओ विवेक, ये तुम्हारी परीक्षा की आखिरी घड़ी है। अगर तुमने इसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया तो यह तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए बांध लेगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसे छोड़ देता तो यह मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती, और अगर इसे अपना लेता तो मैं खुद इंसान नहीं रहता। अचानक मुझे एक तरकीब सूझी। अगर तुम मेरी हो तो मेरी हर बात मानोगी? मैंने धीरे से पूछा। अप्सरा मुस्कुराई। हाँ विवेक, मैं तुम्हारी हूं, जो कहोगे वही करूंगी। मैंने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। फिर धीमे स्वर में कहा, तो फिर मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं, जा सकती हो। कमरे में अचानक सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, रोशनी हल्की पड़ गई। अप्सरा कुछ क्षणों तक मुझे देखती रही। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, गुस्सा, दर्द, मोह, सब एक साथ। फिर उसने धीरे से मुस्कुराया। विवेक, तुम समझदार निकले। उसकी आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा और फिर वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। कमरे की टूटी हुई खिड़कियां भी अपने आप सही हो गईं। मेरा शरीर पसीने से तर था, लेकिन मैं जिंदा था। मैं बच गया था। प्रो श्रीनाथ ने मेरी पीठ थपथपाई। तुमने सही रास्ता चुना विवेक। तुमने उसे स्वीकार भी किया, लेकिन उसके मोह में नहीं फंसे। यही तुम्हारी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस दिन के बाद मैं जब भी शीशे में देखता, मुझे अपनी परछाई के पीछे एक हल्की सी सफेद छवि दिखती, मानो कोई हमेशा मेरे साथ है। क्या वह सच में चली गई थी या सिर्फ इंतजार कर रही थी कि मैं फिर से उसे बुलाऊं? अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।